नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हालिया हिंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक आयोग की एक दिन पहले सौंपी गई रिपोर्ट दंगों की साजिश की पुष्टि करती है। एक समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट के निष्कर्षों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक आयोग ने संभल घटना पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 2024 में दंगों की साजिश के कुछ हिस्सों का खुलासा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनकी जनसंख्यिकी को कम किया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन आज डबल इंजन वाला सरकार जो जनसंख्या को बदलने नहीं देगी। मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को नरसंहार रोकने का श्रेय दिया गया है और यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले में बाहर से दंगाइयों को लाया गया था। रिपोर्ट में आजादी के बाद से संभल में हुए महत्वपूर्ण जनसंख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। बरेली में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह के सरगना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सरगना अब्दुल मजीद का पैन कार्ड फर्जी निकला। पुलिस इसके बैंक खातों में हुए लेन देन का ब्यौरा चेक करेगी और इसके बारे में जांच जुटाएगी। इससे गिरोह पर कोर्ट रचित दस्तावेज बनाने का आरोप पक्का हो गया है। हालांकि इससे फंडिंग से जुड़ी जांच प्रभावित होगी और इसके लिए पुलिस को बैंकों से जानकारी जुटानी होगी। भूता के गांव फैजनगर के घर में संचालित धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा होने के बाद 4 आरोपियों अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फहीम को जेल भेजा गया था। भूता थाने के इंस्पेक्टर क्राइम इसकी विवेचना कर रहे हैं और पुलिस टीम खुलासे के दौरान बरामद सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित विभागों से करवा रही है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मजीद के पैन कार्ड को जांच के लिए आयकर विभाग को भेजा गया तो फर्जी साबित हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब्दुल और उसकी पत्नी के 5 खातों में 13 लाख से ज्यादा रकम के लेन देन में कौन सा पैन कार्ड लगा था। अधिकारियों को आशंका है कि यह पैन कार्ड दिखावे के लिए कागजों में रखा होगा। मजीद का असली पैन कार्ड दूसरा ही होगा। पुलिस जल्दी ही नए तथ्यों के साथ कुछ और लोगों को जेल भिजवाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल उठाने वाली याचिका को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को उठाने वाले कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निजी सुरक्षा अफसर की हर समय की सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया कि 9 अक्टूबर तक याचिका के उस प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है। याचिका कहना था कि उसने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी और इसके अलावा देश में कई जगह मुकदमों की कार्रवाई में उसे पेश होना पड़ता है। राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने से उसे धमकियां मिल रही हैं और कई बार उस पर हमला भी हुआ। ऐसे में उसने Y+ सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने का आग्रह किया था। बिहार यात्रा से पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। पार्टी में नई जान फूंकने के लिए बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला लिया है। आकाश अब मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बन गए हैं। बिहार में खाता खोलने के लिए वह 10 सितंबर से यात्रा शुरू करेंगे। वहीं इस फैसले के बाद
अब सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से आकाश का यूपी और उत्तराखंड की सियासत में भी दखल बढ़ेगा, जिससे दरोमदार फिलहाल मायावती संभाल रही थी और मायावती द्वारा राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के बाद आकाश आनंद ने आभार व्यक्त किया है। बता दें कि मायावती ने यह निर्णय आकाश आनंद की बिहार यात्रा से पहले लिया है। बिहार में पार्टी का खाता खोलने की जिम्मेदारी आकाश को दी गई है। वह 10 सितंबर को कैमूर जिले में 10 दिवसीय चुनावी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वह राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं कल 31 अगस्त को मुंबई में भी आकाश संगठन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में खेत में पशु चराने के विवाद को लेकर दबंगों ने आरएसएस के जिला सह संचालक के बेटे और अखिल भारतीय गहरवार क्षेत्रीय महासभा के जिला संगठन मंत्री उत्कर्ष सिंह की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को गांव वालों ने बताया कि उत्कर्ष को घेरकर पहले खेत में पीटा गया। जान बचाने जब वह भागा तो गांव तक पीछा करने पहुंचे हमलावरों ने धारदार हथियार से उसकी आंख फोड़ दी और कान तक काट दिया। और ग्रामीणों के अनुसार पुलिस के पहुंचने तक हत्या आरोपी युवक का गला दबाकर बैठे रहे। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और चौथे की तलाश की जा रही है। सेमरा गांव निवासी इंद्रजीत सिंह आरएसएस के जिला संघ सह चालक हैं और सीईओ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों के बयान लिए और फोरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। थाना कुबेरस्थान अंतर्गत सिमरा हरदो गांव में आज देर शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें उत्कर्ष सिंह जिनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बरेली के मीरगंज क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को सीएससी मीरगंज में भर्ती कराया गया। दोनों बदमाश लूट और छिनैती की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों से लूटी हुई नकदी, कुंडल और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। 5 दिन पहले मीरगंज के मोहल्ला मेवात निवासी प्रदीप अपनी मां शांति देवी और बहन नीतू को बाइक पर बैठाकर दवा दिलाने जा रहे थे और मीरगंज ओवरब्रिज पर पीछे से आए बाइक सवार 2 युवकों ने झपटा मारकर शांति देवी के कान से कुंडल खींच लिए और इससे शांति देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से लूट के 4 कुंडल, बाइक, 2 मोबाइल फोन, 4580 रुपए नगद और तमंचे बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने अपने नाम सोहेल और तस्लीम बताया। ये आरोपी बहुत ही शातिर हैं जो अब तक 28 लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। आज दिनांक 29 की रात्रि मीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि मीरगंज फ्लाईओवर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के लेकर खड़े हैं। मौके पर थाना प्रभारी मीरगंज मई फोर्स के साथ पहुंचे तो दोनों संदिग्ध व्यक्ति एक तरफ भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर 2 फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करी तो दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर बताया कि ये दोनों सगे भाई हैं। इनका नाम सोहेल व तस्लीम है जो ड्यूरिया अब्दुल्लागंज के रहने वाले हैं। पिछले 8-10 महीने से दोनों व्यक्ति लूट व छिनैती की घटनाएं कारित करते हैं। मौके से 4 कुंडल, 2 अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों व्यक्तियों को सीएससी मीरगंज इलाज के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खाद की कालाबाजारी और तस्करी रोकने की नई रणनीति अपनाई गई है और इसके तहत खाद की हर बोरी पर संबंधित गोदाम और समिति की मोहर लगेगी। इससे पता चल सकेगा कि संबंधित खाद किस समिति से उठाई गई है। प्रदेश में खरीफ सीजन में बॉर्डर के जिलों से खाद की तस्करी होने की शिकायत मिली। तमाम चौकसी के बाद भी यूरिया और अन्य खाद नेपाल सीमा में पहुंच गई और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निरीक्षण में भी ये बात सामने आई। जिन किसानों के पास एक बिस्वा भी खेत नहीं है उनके नाम पर 40 से 50 बोरी खाद की खरीद फरोख्त हुई है। सिद्धार्थनगर और महराजगंज जिले में ऐसे मामलों में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। सीमावर्ती अन्य जिलों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और कई स्थानों पर पकड़ी गई खाद सहकारी गोदाम की है अथवा निजी दुकान की है। इसे लेकर भी विवाद की नौबत आई। ऐसे में सहकारिता विभाग ने नई रणनीति तैयार की है। अब रबी सीजन शुरू होने से पहले ही सहकारिता विभाग ने अपनी समितियों को खाद को मोहर बंद करने का फैसला लिया है। इसके तहत यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन की गोदाम में खाद के पहुंचते ही बोरियों पर संबंधित फेडरेशन की मोहर लगाई जाएगी। यहां से खाद की बोरियां सहकारी समिति में भेजी जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्य प्रबंधा के अंबा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मगरमच्छ के हमले में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये घटना बीते 2 हफ्तों में तीसरी बार हुई है जब किसी इंसान पर मगरमच्छ ने हमला किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक बच्चा अनिल अपनी मां के साथ हल्दी के खेत के पास चारा लेने गया था और घटना के समय गेरुआ नदी से अचानक एक मगरमच्छ बाहर निकला और अनिल को पानी में खींच ले गया। ग्रामीणों ने जोर से आवाज लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बच्चे को गहराई में लेकर चला गया और इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से खोज अभियान शुरू किया तो घंटों बाद नदी में बच्चे का शव मिला, जिसे गोताखोरों ने बाहर निकाला। करतनिया घाट के डीएफओ सूरज ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। पिछले कुछ दिनों में बहराइच में मगरमच्छ के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विभाग ने लोगों से नदी, तालाब और नहर के किनारे जाने से बचने की अपील की है। बहराइच में पहले भी भेड़िए, तेंदुए और हाथियों के हमले दर्ज हो चुके हैं, जिससे इलाके में रहने वाले लोग खासे सतर्क हैं। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार राम की पेड़ी पर 9वें आयोजन के दौरान 26,11,000 दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दिए बिछाने की योजना बनाई गई है और इस महायज्ञ में 32,000 वॉलंटियर की सेना उतरेगी, जो दीपों को सजाने और प्रज्वलित करने का काम संभालेगी। 19 अक्टूबर की शाम को होने वाला ये आयोजन लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी से और भी आकर्षक होगा। विभिन्न विभागों से 20 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो आयोजन की हर बारीकी पर नजर रखेंगे और दीपोत्सव की तैयारियों में स्वच्छता, सुरक्षा और दीपोत्सव की व्यवस्था की प्राथमिकता दी जा रही है। राम की पेड़ी के दिए से सजाने के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो भगवान राम की लीला को दर्शाएंगे। दीपोत्सव में रामलीलाओं का मंचन होगा, जो एक बार फिर सामूहिक सरयू आरती का विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।